वेलकम गाइस। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी भूल भुलैया 2 मूवी को, जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है। होपफुली मेरा ये एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम राजस्थान की एक हवेली को देखते हैं। वहाँ हवन चल रहा था और ठाकुर साहब भी अपनी पूरी फैमिली के साथ मौजूद थे। हवन के लिए ठाकुर साहब ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया था। वो जब तंत्र मंत्र पढ़ रहे थे तभी वहाँ पर मंजुलिका की आत्मा पहुँच जाती है और ठाकुर फैमिली की बहू अंजुलिका को बालों से खींचकर कहीं ले जाने लगती है। तांत्रिक जब उसे रोकने जाते हैं तभी मंजुलिका की आत्मा सबके सामने प्रकट होकर कहती है, मैं अपना बदला लिए बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। तभी तांत्रिक बाबा उस पर पवित्र जल छिड़क के उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और दरवाजे पे त्रिशूल लगा के उस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए लॉक कर देते हैं। उसी रात ठाकुर साहब अपने पूरी फैमिली के साथ हवेली छोड़कर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है 18 साल बाद, जहां हम देखते हैं रूहान को। वो केबल कार में था जहां रखा एक अननोन बैग देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी उसकी नजर दूसरी केबल कार में खड़ी रीत पे पड़ती है। ये बैग उसी का था, इसलिए वो रूहान से इशारों में उस बैग को अपने पास पहुंचा देने के लिए कहती है। रूहान को रीत पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, तो वो भी उसके लिए ये काम करने को तैयार हो जाता है। बैग लौटाने के बाद वो रीत को उसकी नाम से बुलाता है, जो सुनकर रीत कहती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जवाब में रूहान कहता है, मेरे पास सिक्स्थ सेंस है, तुम इसे गॉड गिफ्ट भी कह सकती हो। रीत उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती और सोचती है कि शायद उसने टिकट में से उसका नाम पढ़ा होगा। यहाँ वो दोनों ही चंडीगढ़ जाने वाले थे। सुनकर रीत उससे पीछा छुड़ा के वहाँ से चली जाती है। इस बार वो अपना फोन लेना भूल गई थी, तो रूहान उसे उसका फोन लौटाने आता है, लेकिन रीत सोचती है कि रूहान उसे फॉलो कर रहा है, तो वो उस फोन को ही फेंक देती है, जिससे उसकी फोन ही टूट जाता है। बस में वो दोनों एक ही साथ बैठे थे। यहाँ रूहान उसे अपना फोन देकर कहता है, घर वाले टेंशन में होंगे, तुम अपनी भाभी से बात कर लो। रीत भी उसका फोन लेके अपने भाभी अंजुलिका से बात करने लगती है। दरअसल रीत की किसी सागर नाम के लड़के से शादी होने वाली है और इसीलिए वो आज अपना घर जा रही थी। रूहान उसे कहता है, तुम्हें सागर से भी अच्छा लड़का मिल सकता है। इसके बाद वो रीत को इम्प्रेस करने के लिए उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स बताने लगता है, लेकिन रीत उसकी ये चालाकी भी पकड़ लेती है और फेसबुक दिखा के कहती है, शायद तुमने यही से मेरे बारे में पता किया होगा। बस जब 20 मिनट के लिए रुकती है, वो लोग एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं। बातों ही बातों में रूहान उसे अपने साथ यहाँ के फेमस म्यूजिक फेस्टिवल में चलने को कहता है और रीत भी मान जाती है। सारा दिन घूमने फिरने के बाद शाम को जब वो लोग दूसरी बस पकड़ने के लिए आते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि सुबह वाली बस खाई में गिर गई है और उसमें मौजूद सभी पैसेंजर्स की भी मौत हो चुकी है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी सुबह उसी बस में थे। वो बिल्कुल ठीक है। ये बात बताने के लिए रीत एक फोन बूथ से अपने घर में कॉल लगाती है। कॉल उसकी बहन त्रिशा ने रिसीव किया था, लेकिन नेटवर्क इशू के चलते त्रिशा को कुछ भी सुनाई नहीं देता। तभी वहाँ सागर आता है, तो त्रिशा सागर के साथ बातों में बिजी हो जाती है। दूसरी तरफ रीत उन्हें सुन पा रही थी और उन दोनों की बात सुनकर वो समझ जाती है कि त्रिशा और सागर एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सब सुनकर रीत हैरान थी। सागर के साथ शादी करके वो अपनी बहन त्रिशा की प्यार को उससे छीनना नहीं चाहती, इसीलिए वो रूहान से कहती है, मैं जिंदा हूँ, इस बात को मेरे घर वालों से छुपाना होगा, नहीं तो मेरी बहन का घर नहीं बस पाएगी। उन दोनों के शादी होने के बाद मैं आकर सबको सब कुछ बता दूंगी, तब तक के लिए मुझे छुपे रहना होगा। रीत रूहान को अपने साथ राजस्थान चलने कहती है, क्योंकि उसे अकेले घर जाने में डर लग रहा था। रूहान पहले थोड़ा झिझकता है, लेकिन बाद में वो भी मान जाता है। इसके बाद रीत रूहान के साथ उसी हवेली में आती है जहाँ मूवी के स्टार्टिंग में मंजुलिका को कैद किया गया था। रूहान को ये जगह बहुत ही स्पूकी लग रहा था, लेकिन रीत के लिए यह हवेली खूबसूरत यादों से जुड़ा है, क्योंकि उसका बचपन यहीं पे बीता था। रीत कहती है, अब यहाँ कोई नहीं आता, छुपने के लिए सबसे सेफ जगह है। वो रूहान को मंजुलिका के बारे में भी बताती है। बात करते करते जब वो लोग हवेली के दरवाजे के पास आते हैं, तभी वो दरवाजा अपने आप ओपन हो जाता है और घर की सारी लाइट्स भी ऑन हो जाता है, जैसे कि कोई चाहता है वो लोग यहाँ रुके। रूहान ये सब देखकर डरने लगता है, लेकिन रीत को भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था, इसलिए वो रूहान का मजाक उड़ाने लगती है। वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी रास्ते से उस गांव का छोटा पंडित गुजरने लगता है। हवेली का दरवाजा खुला हुआ देखकर वो डर के मारे सीधा ठाकुर साहब के दूसरे हवेली पहुंच जाता है। बाहर रीत का ही शोक सभा चल रहा था। सभी लोगों के पूछने पर वो बताता है कि हवेली का दरवाजा खुल गया है और अंदर लाइट्स भी जल रही
रही है। सुनकर अंजुलिका अपने ससुर ठाकुर साहब से कहती है, कहीं किसी ने वो वाला दरवाजा तो नहीं खोल दिया। ये देखने के लिए गाँव वालों को साथ लेकर ठाकुर फैमिली उस हवेली की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ रीत रूहान से अपने बचपन के बारे में बताने लगती है। वो कहती है, पापा मुझे यहाँ झूला झूलाते थे, इस जगह पे भाभी मेरे सर में तेल लगाती थी और वहाँ चाचू मेरे साथ फुगड़ी खेलते थे। तभी वहाँ पर ठाकुर फैमिली पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर रीत तो छुप जाती है, लेकिन रूहान के छुपने से पहले ही वो लोग उसे देख लेते हैं। अपने आप को बचाने के लिए रूहान ठाकुर साहब से कहता है, आपकी बेटी रीत के कहने पर ही मैं यहाँ आया हूँ। मेरे पास एक गॉड गिफ्ट है, मैं मरे हुए लोगों से बात कर सकता हूँ, इसीलिए रीत की आत्मा ने मुझे यहाँ लेकर आई है। सुनकर कोई भी उसकी इन बातों पर बिलीव नहीं करता, तो उन्हें विश्वास दिलाने के लिए रूहान वो सब बात कहता है जो थोड़ी देर पहले रीत ने उसे बताया था। ये सारी बात सुनकर सभी लोग उस पर यकीन कर लेते हैं और रीत के बारे में पूछने लगते हैं। अंजुलिका भाभी आकर उसे कहती है, रीत हमारी जान थी, तुम हमारे जज्बातों के साथ खेल तो नहीं रहे हो ना। जवाब में रूहान कसम खाकर कहता है, नहीं भाभी, रीत यहीं पर है, वो आप सबको बहुत प्यार से देख रही है और उसकी आखिरी इच्छा है कि वो अपने पूरे परिवार के साथ इस घर में रहना चाहती है। रीत की आखिरी इच्छा सुनकर ठाकुर साहब इस हवेली में रुकने के लिए मान जाते हैं और सब लोगों को हवेली की साफ सफाई में लगा देते हैं। उन लोगों के चले जाने पर रीत बाहर आके रूहान से कहती है, अगर तुम इन लोगों को यहाँ रहने के लिए मनवा सकते हो तो फिर सागर और त्रिशा की शादी के लिए भी मनवा लो। लेकिन रूहान और ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहता। वो रीत से कहता है, अगर किसी ने भी तुम्हें यहाँ देख लिया तो फिर वो लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। जवाब में रीत उसे कहती है, ये हवेली नहीं भूल भुलैया है, 50 कमरे हैं इसमें, मैं कहीं भी छुप जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सुनकर रूहान भी मान जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रीत की चौथा चल रहा था। यहाँ गांव की पंडित ठाकुर साहब से कहता है, आपकी बेटी तो भरी जवानी में गई है, तो बेटी की वजन बराबर चांदी दान करना होगा आपको। सुनकर अंजुलिका कहती है, वो तो डाइटिंग पे थी, इसीलिए उसकी वजन लगभग 45 किलो की होगी। इतना कम वजन सुनकर छोटा पंडित फिसफिसा के कहता है, रीत की जगह ठाकुर साहब ऊपर जाते तो हम अभी माला माल हो जाते। अंजुलिका दुखी होकर कहने लगती है, आज से घर में सहनाई बजने वाली थी और अब चौथा हो रहा है। तभी वहाँ पर रूहान आके उन सब से कहता है, त्रिशा की शादी सागर से करवा दो, यही रीत की दूसरी आखिरी इच्छा है। सुनकर ठाकुर साहब आपत्ति जताते हैं, तो रूहान रीत की आत्मा से बात करने का ढोंग करके कहता है, रीत कह रही है वो बस आप सबके साथ खुशियां मनाना चाहती है। सुनकर ठाकुर साहब भी त्रिशा और सागर की शादी के लिए मान जाते हैं। इसके बाद रूहान उन सब से कहता है, ये सुनकर तो रीत की आत्मा को ऑलरेडी शांति मिल चुकी होगी, तो दान कैंसिल। इसी के साथ वो पंडित की 45 किलो चांदी मिलने की खुशी में भी पानी फेर देता है। उस रात जब रूहान अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक उस कमरे का खिड़की खुल जाता है और वहाँ एक कौवा बैठा हुआ था। दरवाजे के बाहर एक लड़का भी खड़ा था, जिसे देखकर रूहान उसके पीछे जाता है और वो लड़का उस रूम के सामने जाकर रुक जाता है जहाँ मंजुलिका कैद थी। वो जब रूहान की तरफ मुड़ता है तब रूहान देखता है कि ये उसी का हमशक्ल है। देखते ही देखते रूहान अपने ही बहुत सारे हमशक्ल के बीच फंस जाता है। तभी पीछे से अंजुलिका उसे बुलाती है और वो हमशक्ल भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। अंजुलिका रूहान से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए फिर कभी इस कमरे के पास भी मत आना। बहुत सी आत्माओं से बात की होगी तुमने, लेकिन मंजुलिका सबसे अलग है, कहकर वो रूहान को यहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रूहान पिछली रात हुई घटना को लेकर परेशान था। तभी वहाँ छोटा पंडित इस गाँव की मुखिया के साथ आता है। वो दोनों मिलकर रूहान को मुखिया के माँ से मिलवाने ले जाते हैं। वो मर चुकी थी, इसीलिए मुखिया चाहते हैं कि रूहान उनकी आत्मा से बात करके पुश्तैनी सोने चांदी का पता लगाए, जिसे माँ जी ने छुपा के रखा था। इसके बाद वो लोग रूहान को उस कमरे में अकेले छोड़कर बाहर से दरवाजा लॉक कर देते हैं। उनके जाते ही माँ जी की कुर्सी हिलने लगता है और वो डरावनी तरीके से हंसने लगती है, जो सुनकर रूहान डर के मारे नीचे बैठ जाता है, जहाँ उसकी नजर माँ जी के कुर्सी के पीछे रखा मंकी टॉय पे पड़ती है, जिसमें से ही ये डरावना हंसी का आवाज आ रहा था। हम देखते हैं बाहर पंडित अपने बीवी के साथ इसी बारे में हंसी मजाक कर रहा था, क्योंकि ये उन्हीं का प्लानिंग था। बेसिकली रूहान को फ्रॉड साबित करने के लिए ही उन्होंने ये प्लान बनाया था। रूहान भी ये बात समझ जाता है और उस मंकी टॉय को उठाकर फेंक देता है, मगर वो मंकी टॉय जाकर घर के सामानों पे गिरता है, जहाँ एक एक करके सारे सामान गिरने लगता है और ऊपर टंगा झूमर भी नीचे गिर जाता है। झूमर के गिरते ही उस रूम का फ्लोर टूट जाता है, जिसके नीचे ही माँ जी ने पुश्तैनी सोना चांदी छुपा के रखा था। अब इसे चमत्कार कह लो या फिर किस्मत, गाँव
वाले तो रूहान की ही जय जयकार करने लग जाते हैं और छोटा पंडित भी उसका फैन बनकर उसे गांव की रू बाबा नाम से बुलाने लगता है। इस घटना के बाद गांव वाले अपने हर एक चीज में रूहान के ही पास आया करते थे, जिस वजह से पंडित और पंडिताइन का बिजनेस ही चौपट हो जाता है, क्योंकि रूहान के होते हुए उन्हें तो कोई भाव ही नहीं दे रहा था। ऐसे ही एक दिन गांव वालों के सामने रूहान का नौटंकी चालू था। तभी वहाँ छोटा पंडित आके रूहान से कहने लगता है, मुझे भी मेरी मरी हुई बीबी कलावती से बात करवा दो। सुनकर रूहान कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आत्मा ने पुनर्जन्म ले लिया है। तेरे पीछे जो गधी खड़ी है ना, वो ही तेरी बीबी कलावती है। उसकी ये बात सुनकर छोटा पंडित को भी ये गधेड़ी ही कलावती लगने लगती है और वो उसके साथ शादी भी कर लेता है। शाम को जब रीत रूहान को ढूंढते हुए बाहर आती है, तभी उसे चाचा जी का बेटा पोटलू देख लेता है और सीधा भागकर ठाकुर साहब के पास जाके कहता है कि रीत दीदी जिंदा है। ये सुनकर रूहान पहले तो डर जाता है, लेकिन सिचुएशन को संभालते हुए वो कहता है, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इसीलिए इन्हें भूत प्रेत भी दिखाई देती है। सभी लोग उसकी बातों में आ जाते हैं और रूहान पोटलू को अपने साथ मंजुलिका की कमरे के बाहर ले जाता है। यहाँ वो पोटलू को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुझे दोबारा कभी भी रीत दिखाई दिया तो फिर मैं तुझे इस रूम में डाल दूंगा। ये सुनकर पोटलू वहाँ से भाग जाता है। तभी रूहान को मंजुलिका के रूम से घुंघरू की आवाज आती है और वो भी वहाँ से डर कर भाग जाता है। उसे डरा हुआ देख रीत कहती है, तुम फालतू में इतना डरते क्यों हो? कोई भूत भूत नहीं है इस हवेली में। यहाँ बातों ही बातों में वो लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें उन्हें झूठ बोलना था। एक दूसरे को हेट यू कहते हुए वो दोनों किस करते हैं। उसी रात रूहान और चाचा जी दारू पीकर टुल हो चुके थे। चाचा जी रूहान से कहते हैं, तुम्हें पता है मंजुलिका काला जादू किया करती थी? तो रूहान कहता है, चलिए आज उसको सबक सिखा कर ही मानेंगे। इसके बाद वो दोनों उस रूम के बाहर जाके दरवाजे पे लगा त्रिशूल हटाने लगते हैं। तभी वहाँ पर ठाकुर साहब अंजुलिका के साथ आ जाते हैं और अंजुलिका रूहान से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ मत आना। इस दरवाजे के पीछे कोई साधारण आत्मा नहीं है रूहान, काला जादू करने वाली मंजुलिका है। इसके बाद वो रूहान को पूरी घटना बताने लगती है और सीन फ्लैशबैक में जाती है। बरसों पहले अंजुलिका अपनी बाबा और बहन मंजुलिका के साथ इस हवेली में आई थी। हवेली का हिसाब किताब संभालने के लिए उनकी बाबा को यहाँ बुलाया गया था। काम के साथ साथ वो इस हवेली में अपने दोनों बच्चियों को नाच गाना भी सिखाया करते थे। उनके बाबा अंजुलिका को ज्यादा प्यार किया करते थे, जो देख मंजुलिका की जलन नफरत में बदल गई। अपनी बहन अंजुलिका को सबक सिखाने के लिए मंजुलिका बचपन से ही काला जादू का सहारा लेने लगी। डरा धमका कर बाबा उसे सही रास्ते में लाने की कोशिश तो किया, लेकिन समय के साथ मंजुलिका की पागलपन बढ़ता चला गया। काला जादू ही उसकी दुनिया बन चुकी थी। बढ़ती उम्र के साथ साथ मंजुलिका ठाकुर साहब के बेटे कुंवर शाह को पसंद करने लगी थी, मगर ठाकुर साहब ने अपने बेटे के लिए अंजुलिका को चुना। ये देखकर मंजुलिका अंदर ही अंदर जलने लगी, लेकिन उसने कभी भी किसी को ये चीज समझने नहीं दिया और सबके सामने अपनी बहन अंजुलिका के लिए खुश होने का दिखावा किया। जिस दिन अंजुलिका की शादी थी, मंजुलिका ने उसको अपने हाथों से सजाया और उसकी दुपट्टे का एक टुकड़ा काट कर अपने पास रख लिया। उस रात जब सारे लोग सो चुके थे, तब मंजुलिका हवेली से बाहर चली जाती है, लेकिन बाबा ने उसे जाते हुए देख लिया और मंजुलिका की पीछा करते हुए वो भी वहां तक जा पहुंचे जहां मंजुलिका अपने बहन अंजुलिका पर काला जादू कर रही थी। ये देखकर बाबा मंजुलिका को डांट कर कहते हैं, तेरी जैसी लड़की को तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था, काश भगवान ने मुझे एक ही बेटी दिया होता। कहकर वो मंजुलिका को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उल्टा मंजुलिका अपने ही पिता के पेट पर चाकू घोंप देती है और उनसे कहती है, आपने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया, लेकिन मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और आपकी आखिरी इच्छा भी पूरी करूंगी। आप कह रहे थे ना, काश आपकी एक ही बेटी होती, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आज से आपकी एक ही बेटी होगी। कहकर वो चाकू लेकर अंजुलिका के कमरे में जाती है, लेकिन उसे चाकू मारने से ठीक पहले ही अंजुलिका जाग जाती है और अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। कुंवर शाह जब मंजुलिका को रोकने जाते हैं तो वो कुंवर शाह को भी हवा में उछाल देती है। तभी पीछे से अंजुलिका अपनी बहन मंजुलिका को उसी चाकू से मार डालती है, क्योंकि उसे रोकने का यही एक तरीका था। मरने के बाद भी मंजुलिका ने अंजुलिका का पीछा नहीं छोड़ा। एक रात जब अंजुलिका कुंवर शाह के साथ छत पे खड़ी थी, तभी वहां मंजुलिका की आत्मा आ जाती है और कुंवर शाह को छत से धक्का देकर नीचे फेंक देती है, जिसके बाद वो बच तो गए, लेकिन उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गया। इससे पहले कि मंजुलिका और किसी को भी नुकसान पहुंचाती, ठाकुर साहब ने तांत्रिक बाबा को बुला लिया और फिर वो सब हुआ जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ ठाकुर साहब रूहान से कहते हैं, तब से लेकर अब तक हम हमारे परिवार के
8 सदस्य खो चुके हैं। सब कुछ सुनकर रूहान भी हैरान हो चुका था। वो ठान लेता है कि वो भी दोबारा कभी उस कमरे को खोलने की गलती नहीं करेगा। उस रात जब रीत रूहान के साथ बाहर से घूमकर हवेली में घुस रही थी, तभी उन्हें छोटा पंडित देख लेता है। वो समझ जाता है कि रीत जिंदा है और रूहान एक नंबर का झूठा। वो जाकर के ये बात बड़े पंडित को बता देता है। इसके बाद पंडित और पंडिताइन गाँव वालों को साथ लेकर हवेली में आते हैं और ठाकुर साहब से कहते हैं कि आपकी बेटी रीत जिंदा है। सुनकर ठाकुर साहब कहते हैं अगर ये बात सच निकला तो हम रूहान का गला काट देंगे। वो सभी लोगों को हवेली का एक एक कमरे की तलाशी लेने कह देते हैं। मौका मिलते ही रूहान रीत को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन हर जगह गांव वाले फैले हुए थे। छुपते छुपाते रीत और रूहान मंजुलिका के रूम तक आ पहुंचते हैं। यहाँ रीत उससे कहती है बस यही एक कमरा है जहाँ पे कोई भी तलाशी नहीं लेगा। तो रूहान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस तरफ गाँव वाले आने लगते हैं। इस कमरे में छुपने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। देखकर रूहान फाइनली उस दरवाजे से त्रिशूल हटाता है और रीत अंदर जाके खुद को लॉक कर लेती है। यहाँ हम रीत के पीछे मंजुलिका की आत्मा को देखते हैं, जो कि दिखने में बहुत डरावना लग रही थी। सुबह तक छानबीन के बाद भी किसी को रीत नहीं मिलती, तो पंडित अपने बीवी के साथ ठाकुर साहब से कहता है कि हमें लगता है रीत मंजुलिका के कमरे में छुपी होगी। सुनकर ठाकुर साहब जाके पंडित को एक थप्पड़ मारते हैं और अंजुलिका उनसे कहती है तुम लोगों के वजह से हमने खामोखा ही रूहान पर शक किया। वो रूहान से इस बात के लिए सॉरी कहती है। रूहान ठाकुर साहब से कहता है तो अब तो गला पंडित की ही कटनी चाहिए। सुनकर पंडित अपने लोगों के साथ वहाँ से भाग जाता है। उस रात रूहान रीत से मिलने के लिए मंजुलिका के कमरे में आता है। तभी अचानक उसके सामने रीत आ जाती है। वो मंजुलिका के गेटअप में थी और शायद उसके बस में भी, क्योंकि रीत यहाँ पे आमीजे तोमर गाना गा के डांस कर रही थी। उसकी ये रूप देखकर रूहान का तो हालत खराब हो जाती है। तभी उसे पता चलता है कि रीत कोई भूत भूत के कब्जे में नहीं है, ये तो बस एक प्रैंक था। रीत उसे कहती है मैंने कहा था ना कोई भूत भूत नहीं है यहाँ पे, ये कपड़े वहाँ पे पड़े थे तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ थोड़ा सा प्रैंक कर लूं। कहकर वो रूहान के साथ उस कमरे से निकल जाती है। अगली सुबह त्रिशा की मेहंदी रस्म चल रहा था। तभी मंजुलिका की आत्मा वहाँ पे आकर सारी चीजों को तोड़फोड़ करने लग जाती है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी हवा में उड़ा देती है। ये देखकर सब लोग सोचते हैं कि ये रीत की आत्मा है जो कि घर वालों पर अपना गुस्सा उतार रही है, क्योंकि उन्होंने कल रूहान पे शक किया था। मगर रूहान जानता था कि ये रीत की नहीं मंजुलिका की आत्मा है। फिर भी वो अपना नाटक कंटिन्यू करके मंजुलिका को रीत कहकर बुलाता है और ये सब रोकने के लिए कहता है। अब ऑब्वियसली वो नहीं रुकती, तो उसे शांत करने के लिए चाचा जी कहते हैं रीत बेटा तू मेरे पास आ जा, हम दोनों मिलकर फुगड़ी खेलेंगे, इससे तेरा मन भी ठीक हो जाएगा। सुनकर मंजुलिका उनके साथ ऐसा फुगड़ी खेलती है कि उनकी तो दिमाग ही घूम जाता है। तभी अचानक उन सबको बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज आता है और जब सब लोग बाहर देखते हैं तो हवेली के एंट्री गेट पर कोई फीमेल फिगर उल्टा चल रही थी और देखते ही देखते वो गायब भी हो जाती है। रूहान सबसे कहता है शायद रीत कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई है, मैं जाके उसे मनाता हूँ। कहकर वो रीत के पास आता है जहाँ वो कुर्सी के नीचे छुपी थी। रूहान उससे कहता है चलो भाग जाते हैं यहाँ से, नहीं तो मंजुलिका हमें भी मार डालेगी। रीत रूहान से कहती है हमारी वजह से मंजुलिका बाहर आई है, सबकी जान खतरे में डालकर हम यहाँ से भाग नहीं सकते। दूसरी तरफ पंडित जी के घर के बाहर हम एक चुड़ैल को देखते हैं जो दीवारों से नीचे उतर के पंडित के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये देख के पंडित उसके पास जाता है और उसके सर चूम के कहता है तुमने तो कमाल ही कर दिया। हम देखते हैं ये और कोई नहीं पंडिताइन है और दीवार पे उल्टा चल के सबको डराने का प्लान भी उन्हीं का था, ताकि रूहान डर के मारे सबको सब कुछ बता दे। यहाँ छोटा पंडित को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उल्टा चलना तो ठीक है, लेकिन पंडिताइन ने उन चीजों को हवा में कैसे उड़ाया। तभी हम उसके पीछे मंजुलिका को खड़े हुए देखते हैं जो अब सच में बाहर आ चुकी थी। उस रात अंजुलिका जब अपने रूम में सो रही थी तभी उसे ऐसा लगता है कि रूम के बाहर कोई है। चेक करने पर उसे बहुत सारी कौवा नजर आता है। डर के मारे वो अपने रूम में आकर बिस्तर पे लेट जाती है और तभी हम कुंवर साव और अंजुलिका के बीचों बीच मंजुलिका की आत्मा को देखते हैं जो उन पर बहुत ही डरावनी तरीके से चिल्लाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग अंजुलिका रूहान के रूम में आकर कहती है मैं जानती हूँ रीत जिंदा है, पंडित सच कह रहा था, तुम्ही ने रीत को मंजुलिका के रूम में छुपा के रखा है। तभी रीत बाहर आकर उसे सारी सच्चाई बता देती है। यहाँ अंजुलिका उनसे कहती है मंजुलिका ने मुझ पर हमला किया। कल रात जब मंजुलिका की आत्मा उनके बिस्तर पे बैठी थी तब वो कुंवर सा का गला दबा के अंजुलिका से कहती है एक एक करके तेरे सारी परिवार को खत्म करूंगी, तू तड़पेगी लेकिन किसी को भी बचा नहीं पाएगी और फिर आएगी तेरी बारी। कहकर वो गायब हो जाती है। अंजुलिका रूहान और रीत के साथ मिलकर उस तांत्रिक बाबा के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। तांत्रिक कहता है 18 साल से कैद थी वो प्रेतात्मा, अब तो वो और ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी
है। उसे दोबारा बस में करना आसान नहीं होगा। वो बताते हैं चंद्र ग्रहण की रात प्रेत आत्माओं की शक्ति सबसे कम होता है और चंद्र ग्रहण 3 दिन बाद ही है। मैं उसको उसी रात भस्म करने की कोशिश करूंगा। घर लौटने के बाद वो लोग देखते हैं पोटलू हवा में उड़ रहा था, जिसमें उसे बहुत मजा भी आ रहा था क्योंकि वो सोच रहा था कि रीत उसके साथ खेल रही है। लेकिन अंजुलिका और रूहान को पता था ये मंजुलिका की आत्मा है, कहीं वो पोटलू को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसी डर के मारे रूहान चाचा जी को सब कुछ बता देता है। ये रीत नहीं मंजुलिका है। सुनकर चाचा जी मंजुलिका को रिक्वेस्ट करने लगते हैं और मंजुलिका भी पोटलू को बिना कोई नुकसान पहुंचाए नीचे उतार देती है। उस रात रूहान को पोटलू एक कमरे में बैठा हुआ मिलता है। वो मंजुलिका के बस में था और उसी की पेंटिंग बना रहा था। यहाँ रूहान अपने पीछे मंजुलिका को देखता है, तभी वो नींद से जाग जाता है, जिसका मतलब ये बस एक सपना था। अंजुलिका उसके पास आकर कहती है रूहान चाचा जी गायब है। चाचा जी को ढूंढते हुए रूहान पोटलू के साथ मंजुलिका के रूम में जा पहुंचता है, जहां चाचा जी मस्त खराटे मार रहे थे। वो इस रूम में क्यों सो रहे हैं पूछने पर चाचा जी रूहान से कहते हैं 18 साल से मंजुलिका यहाँ कैद थी। वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएगी लेकिन इस कमरे में नहीं आएगी क्योंकि ये उसके लिए जेल है, कहकर वो वापस सो जाते हैं। हम देखते हैं तांत्रिक को। वो अपने साथियों को लेकर हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में मंजुलिका की आत्मा उन्हें डराने लगती है। कभी वो उन्हें पीछे से बुला रही थी तो कभी उनके साथ चल रही थी, लेकिन तांत्रिक बाबा रुकते नहीं और आगे बढ़ते रहते हैं। तभी मंजुलिका की आत्मा उनके शरीर में घुस जाती है, जिस वजह से वो अपने आप को काबू में नहीं रख पाते और एक एक करके अपने सभी साथियों को मार डालते हैं। जब वो होश में आते हैं तब उनके सामने मंजुलिका खड़ी थी। उसे देखकर तांत्रिक बाबा डर जाते हैं और वहाँ से वापस भागने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है रूहान पे। वो गाँव वालों के साथ किसी आत्मा से बात करने आया था। तभी उसे छोटा पंडित और पंडिताइन नजर आते हैं, जो लोग रस्सी के सहारे दीवार में चलने की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये देखकर रूहान उनकी चाल समझ जाता है और उन्हें पीटकर वहां से भगा देता है। भागते भागते पंडिताइन एक जगह आकर रुक जाती है क्योंकि उसके सामने मंजुलिका खड़ी थी। उसे देखकर पंडिताइन बेहोश हो जाती है। इसके बाद मंजुलिका पंडित के घर के सामने आती है। उसे पंडिताइन समझकर छोटा पंडित उसके पास आकर कहता है चलो भाभी अब बहुत हो गया, आप जाकर के हमारे लिए डाल बना दीजिए। तभी मंजुलिका उसकी ही डाल बना देती है, उसे पटक पटक के। इसके बाद बारी आती है बड़े पंडित का। मंजुलिका उसे ऐसा झापड़ लगाती है कि उसे दूर दूर तक सुनाई देने लग जाता है। ये तो मंजुलिका नहीं डॉक्टर है, कहकर वो छोटा पंडित के साथ वहां से भाग जाता है। रास्ते में उन दोनों को रूहान मिलता है तो वो लोग उसे मंजुलिका के बारे में बताते हैं, लेकिन रूहान सोचता है कि पंडिताइन की धुलाई बाकी रह गई, इसीलिए उसे सबक सिखाने के लिए रूहान मंजुलिका के सामने जाकर कहता है तुम मंजुलिका कैसे हो सकती हो, चुड़ैलों के तो पैर उल्टे होते हैं ना। तभी मंजुलिका अपने पैरों को उल्टा मोड़ लेती है और रूहान को अपना शकल दिखाती है। ये देखकर रूहान की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो वहां से भाग जाता है, लेकिन मंजुलिका उसे चारों ओर से घेर लेती है। यहाँ डर के मारे रूहान का बैलेंस बिगड़ता है और वो कुएं में गिर जाता है। दूसरी तरफ पंडित अपनी बीबी और छोटा पंडित के साथ हवेली में आकर कहता है हम ये गाँव छोड़कर जा रहे हैं, जितने भी बची कुची पैसा है आप लोग हमें दे दीजिए। सुनकर दादी उन्हें 65 रुपया दे देती है। पैसा लेकर जाते टाइम कुछ सोना चांदी चुराने के इरादे से वो लोग हवेली में रुक जाते हैं। तभी वहाँ पे रूहान आता है। वो मंजुलिका की बस में था क्योंकि वो आमी जे तोमर गाना गाकर डांस कर रहा था। अंजुलिका उससे पूछती है तुम्हें बंगाली आती है। जवाब में रूहान कहता है हाँ ये गाना मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद रूहान कुंवर सा के कानों में कुछ खुसफुसाता है जिसे और कोई सुन नहीं पाता। रूहान सब लोगों से पूछता है घर में इतना फूल क्यों सजा हुआ है। जवाब में अंजुलिका कहती है कल शादी है ना इसीलिए। तो रूहान उससे कहता है शादी नहीं तेरी मौत होगी, मैं मारूंगी तुझे। सुनकर हवेली का एक आदमी उसे ये सब अनाप शनाप बकने से मना करता है तो रूहान उसे बुरी तरीके से पीटकर सबसे कहता है इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, और वो अपने आप को मंजुलिका कहकर बुलाने लगता है। ये सब देखकर सभी लोग डर के मारे हवेली से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूहान यानी कि मंजुलिका अपने शक्तियों से सभी दरवाजा बंद कर देती है, जिस वजह से कोई भी हवेली से बाहर नहीं जा पाता। रीत ऊपर से सब कुछ देख रही थी। तभी चाचा जी की नजर उस पर पड़ती है और यहाँ सबको पता चल जाता है कि वो असल में जिंदा है। रूहान सबसे कहता है 18 साल से मैं उस कमरे में बंद थी, आज मैं सबसे बदला लेकर रहूंगी। ये सब सुनकर अंजुलिका ठाकुर साहब से कहती है हमें जल्दी से तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा। उसकी ये बात खत्म होने से पहले ही तांत्रिक की लाश नीचे आकर गिरती है।
इसका मतलब मंजुलिका ने तांत्रिक को भी मार डाला था। रूहान अंजुलिका को मारने के लिए उस पे हमला कर देता है, तो उसे रोकने के लिए रीत अंजुलिका भाभी के सामने आ जाती है और रूहान से कहने लगती है, रूहान तुम मंजुलिका को हरा सकते हो, प्लीज अपने होश में आओ। रीत की इन बातों को सुनकर रूहान के अंदर मंजुलिका उस पर हंसती है और गुस्से में अंजुलिका की तरफ बढ़ने लगती है। तभी अंजुलिका रीत के गले में चाकू रखकर कहती है, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाई ना अंजुलिका तो गला काट दूंगी तेरी रीत का। वो मंजुलिका को अंजुलिका कहकर बुला रही थी। सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब रूहान हंसकर कहता है, अंजुलिका या मंजुलिका। यहाँ वो सबको आज शाम की उस घटना के बारे में बताता है जब मंजुलिका के डर से वो पानी में गिरने ही वाला था। तभी मंजुलिका उसे बचा लेती है और कहती है, जीना चाहते हो तो रीत को अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाओ, कहकर वो जाने लगती है। ये देखकर रूहान के मन में सवाल आता है कि आखिर मंजुलिका ने उसे क्यों बचाया। वो उस आत्मा को भाभी कहकर बुलाता है और तब जाके उसे सारी सच्चाई पता चली। रूहान ठाकुर साहब से कहता है, ये अंजुलिका नहीं मंजुलिका है, आपकी बहू को मरे हुए तो 18 साल हो चुके हैं। तभी वहाँ अंजुलिका की आत्मा सबके सामने आती है और यहाँ से कहानी 18 साल पीछे जाती है, जिस दिन मंजुलिका ने अपने पिता को मार डाला था। उन्हें मारने के बाद वो तांत्रिक के साथ मिलकर अंजुलिका पे काला जादू करती है और उसे अपनी बस में कर लेती है। उसकी बस में आकर अंजुलिका अपने सारे कपड़े मंजुलिका को देती है और खुद मंजुलिका की कपड़े पहन लेती है। इसके बाद मंजुलिका बेड पर जाके सोती है और अंजुलिका से खुद पर ही हमला करवाती है ताकि कुंवर सा को कोई भी शक न हो, और मौका देखकर वो अंजुलिका को मार डालती है। लेकिन कुछ दिन बाद ही कुंवर सा को सारी सच्चाई पता चल जाता है, क्योंकि उन्हें मंजुलिका की काला जादू वाला डॉल मिल गई थी। इससे पहले कि वो ये बात सबको बता पाते, मंजुलिका उन्हें छत से धक्का दे देती है और हवेली के 8 मेंबर को भी उसी ने मारा, क्योंकि उन्हें भी इस सच्चाई का पता चल गया था। उस रात जब अंजुलिका की आत्मा मंजुलिका के कमरे में आई थी, तब मंजुलिका उससे डरी नहीं थी, बल्कि उस पर हंसकर ये कहा था, कोई भी तेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, सब लोग तुझे सिर्फ नफरत ही करेंगे। इसी डर से बाहर आने के बाद भी अंजुलिका ने मंजुलिका को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। यहाँ फाइनली मंजुलिका अपने असलियत पे आती है और कहने लगती है, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गया। इतने साल से अंजुलिका बनकर मुझे बहुत मजा आया, सबके बीच रहकर भी किसी को कुछ पता ही नहीं चला, कितने बेवकूफ हो तुम लोग, कहकर वो हंसने लगती है। ये सब बातें सुनकर घर वाले बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इतने सालों से उन्होंने अंजुलिका की आत्मा को उस रूम में कैद करके रखा, जबकि असली कल्प्रिट तो उनके बीच ही थी। तभी अंजुलिका मंजुलिका को घसीटकर उसी कमरे में ले जाके बंद कर देती है जहां उसे इतने सालों तक कैद रहना पड़ा। इसके बाद अंजुलिका ठाकुर साहब से कहती है, रीत के ऊपर गुस्सा मत होना, अगर ये झूठ नहीं बोलती तो शायद मेरा सच कभी बाहर ही नहीं आता। वो रूहान से भी कहती है कि सिर्फ तुम ही ने मेरी दर्द को समझा, आज तुम्हारी वजह से मैं अपने पूरे परिवार से मिल सकी। तभी अंदर से मंजुलिका दरवाजा खोलने के लिए कहने लगती है। सुनकर अंजुलिका की आत्मा सबसे कहती है कि आप लोग जाइए यहाँ से, 2 बहनों के बीच की बात अभी अधूरी है, कहकर वो भी उस कमरे में चली जाती है। उसकी बात मानकर सभी लोग अपने अपने गाड़ी लेकर हवेली छोड़कर चले जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड होता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है, वो मंजुलिका को मार डालेगी या फिर उसे टॉर्चर करती रहेगी, जैसे कि इतने साल तक उसे होना पड़ा था? कमेंट्स में बताना। पर्सनली मुझे ये मूवी ज़बरदस्त लगा, खासकर एंडिंग तो कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड था। अगर आपको भी मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आप लोगों से मेरे किसी और वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।